तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बहुत अजीबोगरीब किस्सा सुनाना था। दूसरी बात आपसे कंप्लीट करनी थी सुरेश मनसेकर के बारे में, उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का क्या कहना था। लेकिन आज और कल आने वाले 2 दिन वो किसी फैमिली फंक्शन में बिजी थे, थाना के बाहर थे और वहाँ पे मोबाइल से बराबर बात नहीं हो रही थी। इसलिए बीच में आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ जो आज तक आपने कहीं सुनी पढ़ी नहीं होगी। ये कहानी है मुंबई के सुपर कॉप राकेश मारिया के आईपीएस बनने की। वो शख्स जिसकी लंदन स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन हो चुकी थी, फ्लाइट की टिकट बुक हो चुकी थी, दिल्ली से उनकी फ्लाइट लंदन जानी थी और राकेश मारिया अपने एक खास दोस्त के साथ उस स्कूल में एक्टिंग सीखने जाने वाले थे। उस ज़माने में बात कर रहा हूँ 1979 के एंड की या 80 के शुरू की। अब बराबर मुझे वो तारीख याद नहीं है, लेकिन ये किस्सा मुझे खुद राकेश मारिया ने सुनाया था बहुत साल पहले। और वो दोस्त जिसके साथ इनको एडमिशन मिली थी, इन्होंने साथ में पढ़ना था और मुंबई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर काम करना था। वो शख्स कोई और नहीं था, आप सबका चहेता एक्टर सनी देओल था। अब ये कैसे हुआ कि सनी देओल तो एक्टर बन गया, लेकिन राकेश मारिया सुपर कॉप बन गए। ये बहुत अद्भुत कहानी है, आज सुनिए ये किस्सा। ये भी क्राइम की दुनिया का एक अहम कड़ी है कि अगर खुदा ना खास्ता तभी राकेश मारिया लंदन चले जाते और एक्टर बन जाते, तो आज जो मुंबई का क्राइम सीन है वो नहीं होता जो है। सो खैर, उस आदमी की प्राप्तियां बहुत हैं, बहुत काम किया, टेररिज्म के साथ लड़े, मुंबई को बेहतर बनाया, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स इन द कंट्री, बहुत नाम कमाया, शोहरत कमाई। शायद इतना नाम, इतनी शोहरत वो एक एक्टर बन के ना भी कमा सकते, लेकिन जैसे कहते हैं कुदरत किस्मत आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, वो किस्सा है सुपर कॉप राकेश मारिया का। सुनिए पूरी कहानी, ये सब हुआ कैसे। मुझे ये कहानी सुनाई गई थी तकरीबन 96 में, और वो मौजू इसलिए बना कि मेरी बेटी ने आफ्टर ग्रेजुएशन आईपीएस की तैयारी करनी शुरू की थी, आईएएस आईपीसी यूपीएससी के एग्ज़ाम। तो उसको थोड़ा गाइड करने के लिए कि कैसे तैयारी की जाती है, क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मैं उसको अपनी बेटी को राकेश के पास ले गया उनके ऑफिस में। उस समय उनकी पोस्टिंग मुंबई की क्राइम ब्रांच में थी। तो दोपहर के बाद हम लोग पहुँचे तो तकरीबन 2 घंटे हमने राकेश मारिया के साथ बिताए। 2 घंटे उन्होंने कोई काम नहीं किया, किसी को मिले नहीं, सिर्फ मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ बातचीत करते रहे, उसको गाइड करते रहे। और उसी दौरान उन्होंने ये किस्सा सुनाया कि वो आईपीएस कैसे बने। अब कहानी ये थी कि राकेश मारिया, एक्चुअली उनका जो सरनेम है वो मरिया है। मरिया एक सिख समाज में, पंजाबियों में, सिखों में एक कास्ट है, उसको मरिया कहा जाता है। तो इनके जो पिताजी थे, इनके फादर विजय मरिया, वो मरिया लिखते थे MADIA। लेकिन बहुत से मेरे और भी दोस्त हैं जिनका ये सब कास्ट उनके साथ लगती है, वो MADHIA लिखते हैं, या कुछ लोग MARHIA लिखते हैं, HIYA लिखते हैं। एक कमांडर मरिया मेरे दोस्त हैं, नेवी के रिटायर्ड कमांडर हैं। वो बहुत साल वेस्ट बंगाल के गवर्नर के ADC भी रहे हैं,
उनकी बीवी और उनका थिएटर के साथ भी बहुत जुड़े जुड़े हुए हैं दोनों। प्ले, नाटक, कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव रहे हैं। जब मुंबई में उनकी पोस्टिंग थी इंडियन नेवी के साथ, नेवी नगर में रहते थे, और आज भी मेरे साथ वो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। हमारी बातचीत भी होती रहती है। बहुत इंटरेस्टिंग किस्से सुनाते हैं राजभवन बंगाल के डिफरेंट गवर्नर्स के, जिनके साथ उन्होंने काम किया। खैर, तो ये मरिया सर ने मैंने कहा था, लेकिन राकेश मारिया ने वो डी जो इनके पिताजी लिखते थे MADIA, उसको इन्होंने MARI कर लिया, क्योंकि आर भी बहुत बार ड़ की आवाज़ लैंग्वेजेस में देती है। पंजाबी, हिंदी में आर जो अंग्रेजी का है वो ड़ की आवाज़ भी देता है। तो कहने को मरिया ही है, लेकिन लोगों ने पंजाब के जो मुंबई के जो लोग हैं, जहाँ राकेश मारिया पढ़े लिखे बड़े हुए, उन्होंने उनको मारिया कहना शुरू कर दिया। और बहुत से लोग तो ये मानते हैं कि वो शायद क्रिश्चियन है। हालांकि मारिया जो शब्द है वो क्रिश्चियनिटी में लड़कियों का नाम होता है, कोई उनका गोत्र या कोई सरनेम इस किस्म का नहीं होता, लेकिन एक यकीन बना हुआ था कि वो शायद क्रिश्चियन है। लेकिन खैर, ये अपने आप में एक उनकी मर्जी है। स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो वही रहती है। तो मैं उनको अभी आपकी तरह मैं भी मारिया कहना शुरू कर दिया, हालांकि मुझे राकेश मरिया कहना चाहिए। खैर, तो राकेश ने बताया, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मेरे से 7 साल छोटे हैं, तो उनकी उम्र और सनी देओल की उम्र तकरीबन एक जैसी है, कुछ 6-7 महीने का फर्क है इनकी एज का। सनी देओल 1956 के बॉर्न हैं और राकेश 1957 के बॉर्न हैं, तो एक हम उम्र। अब देखिए, इन दोनों के जो पिता हैं उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी, धर्मेंद्र बाजी की और राकेश के पिताजी विजय मरिया जी की। और इनके पिता बहुत अपने ज़माने के मशहूर और सक्सेसफुल प्रोड्यूसर फाइनेंसर थे। कला निकेतन प्रोडक्शन के नाम पे उनकी कंपनी थी। बहुत सारी हिंदी फिल्में बनाई, बहुत सारी हिट फिल्में दी, और एक कामयाब सक्सेसफुल वो प्रोड्यूसर फाइनेंसर थे। आए तो वो भी पार्टीशन के बाद मुंबई में एक्टर बनने आए थे, लेकिन तकदीर ने उनको फाइनेंसर और प्रोड्यूसर बना दिया। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के साथ बहुत लंबा समय वो जुड़े रहे और बहुत अच्छा नाम और इज्जत कमाई। उनमें से उनके खास दोस्तों में से जो दोस्ती थी वो धर्मेंद्र के साथ थी, और उसकी वजह से इनके फैमिली रिलेशनशिप बनते गए। सनी देओल और राकेश मरिया ये दोनों अच्छे एक ही उम्र के थे, स्कूल कॉलेज में मिलते गिलते रहना। राकेश ने अपनी पढ़ाई सेंट एंड्रयू स्कूल बैंड्रा से की, सनी देओल ने सेंट जॉन स्कूल फॉर बॉयज़ वहाँ से की। मरिया ने बाद में जेवियर कॉलेज, जो मुंबई का सबसे बढ़िया कॉलेज माना जाता है, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। और सनी देओल ने पोदार कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री हासिल की। तो दोनों अच्छे अदारों में पढ़े, अच्छा इनका स्टडी का बेस था। उस समय तक किसी को पता नहीं था कि सनी देओल बाद में बड़ा होके एक्टर बनेगा। बहुत शाही किस्म का लड़का था। वो किस्सा भी आपको बाद में सुनाऊंगा कभी, कि कैसे हॉलीडे में जब वो आया था हमारा हेल्थ क्लब ज्वाइन करने के लिए, तो क्या क्या बातें हुई थी। आज लिमिटेड रखेंगे राकेश मारिया के IPS बनने की कहानी। तो इन दोनों परिवारों की दोस्ती को चलते हुए लेके 1980 में दोनों परिवारों ने फैसला किया कि इन दोनों को एक्टर बनाया जाए और इसको ट्रेनिंग देने के लिए लंदन स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाया जाए। अब दोनों परिवार पैसे वाले थे, लंदन में रहना बहुत मुश्किल था इन दोनों में, आज भी बहुत मुश्किल है। बहुत महंगी है हर चीज़ वहाँ पे, रहने से लेके खाने पीने तक, और फिर आने जाने की टिकट्स बहुत महंगी। और वहाँ पे कोई ऐसा कोई रिश्तेदार वगैरह तो होता नहीं जो आपको इतने महीने वहाँ पढ़ने के लिए अपने घर पे रख सके। खैर,
बहुत महंगा काम था और पैसे वाले लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। तो इन दोनों के माता पिता ने फैसला कर लिया इनको वहाँ पढ़ाने का। अप्लाई किया गया क्योंकि दोनों अपने ज़माने के अच्छे क्वालिफाइड स्टूडेंट थे। इनको एडमिशन मिल गई दोनों को 1980 में, 1980 में। लेकिन राकेश मारिया का ध्यान एक्टिंग की तरफ इतना नहीं था या फिल्म इंडस्ट्री में जाने का शौक ज़्यादा नहीं था। वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे, बचपन से एक सपना था। और इसीलिए शायद जब उनको क्वालिफिकेशन के बाद पूछा गया तो आप कौन सा काडर चुनना चाहते हो, कौन सी सर्विस चुनना चाहते हो, तो उसने हर कॉलम में आईपीएस ही लिखा, कहीं आईएएस या आईआरएस नहीं लिखा, या आईएफएस नहीं लिखा, या और कोई जो अलाइड सर्विसेज होती हैं उनके इनिशियल नहीं लिखे। हर कॉलम में आईपीएस ही लिखा कि मुझे तो सिर्फ आईपीएस बनना। तो ये उस आदमी की कमिटमेंट थी उस समय भी, व्हेन ही वाज वेरी यंग। अब देखिए छोटी सी उम्र में ग्रेजुएट करने के बाद आईएएस की तैयारी करनी, क्वालिफाई करना, अफसर बनना, और बड़ी यंग एज में इतना एक एम लेके चलना। ही वाज वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। एक और बात बता दूँ आपको, देखने में भले वो बहुत सीधा साधा सिंपल लगता हो, लेकिन ही वॉज ए कराटे चैम्पियन इन हिज टाइम, और स्टूडेंट लाइफ में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया था कराटे कंपटीशन में। उसके साथ वॉलीबॉल, बास्केटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर, और ये उसकी हॉबी रही। और फुटबॉल भी महाराष्ट्र पुलिस के लिए खेलता रहा ये आदमी। मतलब स्पोर्ट्स में, खेल कूद के मैदान में बहुत एक्टिव था, शायद इसीलिए सारी उम्र वो फिजिकली फिट रहा। उसके साथ बाकी मार्शल आर्ट्स में भी महारत हासिल की। तो उसको ऐसे बिल्कुल समझो नहीं कि बाकी आईपीएस की तरह बहुत सॉफ्ट किस्म का आदमी है। बहुत वजन, शरीर कमाया हुआ है, फिजिकली फिट बहुत रखा अपने आप को शायद। उसके बाद जब मैंने उसको काम करते देखा, जब आदमी 3-3 दिन सोता नहीं था, घर नहीं जाता था, खाने का टाइम नहीं, एक एक्यूज की इंटरोगेशन, बॉम्ब ब्लास्ट में के केस में देखा है मैंने 93 में, 4-4, 5-5 दिन घर नहीं जाता था, ऑफिस में ही पूरी इंटरोगेशन और केसों के इन्वेस्टिगेशन में लगा रहता था। वो फिर कभी एक किस्सा सुनाएंगे काम करने का क्या तरीका था। तो राकेश मारिया ने बताया हमें उस दिन 95 के करीब, 96 में, कि मैंने घर वालों से चोरी छिपे 1980 में दिल्ली जाके, दिल्ली इनके रिश्तेदार रहते थे, शायद मामा रहते थे, जो और बताया था मैं भूल गया। उनको मिलने जाने के चक्कर में इस शख्स ने आईएएस के, यूपीएससी के प्रीलिम जो थे उनका एग्ज़ाम दे दिया और पास कर लिया। अब उसके कुछ महीने के बाद रिजल्ट आया, और कुछ हफ्तों के बाद रिजल्ट आया तो प्रीलिम क्लियर कर लिया। अब मेन की तैयारी कर रहा था जब इनके पिताजी ने फैसला कर लिया इनको लंदन भेजने का, एक्टर बनाने का। अब घर वालों को बताया नहीं था कि मैं अब यूपीएससी के एग्ज़ाम दे चुका हूँ, एक एग्ज़ाम मैंने पास भी कर लिया, क्योंकि पिताजी नहीं चाहते थे कि ये पुलिस में जाए। उनका अपना इंटरेस्ट फिल्म इंडस्ट्री में था, ग्लैमर की इंडस्ट्री में रहे थे सारी उम्र, तो ये नहीं चाहते थे। लेकिन ये बच्चा था, इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी पिताजी की इच्छा के खिलाफ कोई कुछ काम कर ले। लेकिन बड़े प्यार से इसने को लड़ाई झगड़ा किए बिना बड़े तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया। खैर इन दोनों की एडमिशन होने के बाद इनकी टिकट कटवा दी गई। फ़्लाइट इनकी दिल्ली से लंदन जानी थी, ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट जाया करती थी। बॉम्बे में शायद काफ़ी दिनों के बाद फ़्लाइट होती, आजकल तो एक एक दिन में 10-10 फ़्लाइट्स लंदन जाती हैं अलग अलग एयरलाइंस की। तभी 1980 में बहुत कम फ़्लाइट थी, वीकली 1 या 2 फ़्लाइट, वो भी बड़ी लिमिटेड एयरलाइंस की। तो वो भी अक्सर बुक रहती थी क्योंकि जो टाइम गैप था बहुत था और फ्लाइट फुल हो जाती थी। इनकी जो
टिकट बुक हुई किसी कारण से, वो दिल्ली से हुई। तो सनी देओल और दोनों का सामान बांध के इनको यहाँ से दिल्ली छोड़ दिया गया, और दिल्ली से इनकी फ़्लाइट होनी थी। तो वहाँ पे रिश्तेदार थे, उनकी जिम्मेदारी लगा दी कि आप इनको छोड़ देना एयरपोर्ट तक। वैसे ही बड़े थे तो अपने आप भी जा सकते थे। तो लेकिन दिल्ली में फ्लाइट के पहले एक रात राकेश मारिया ने सनी देओल को कॉन्फिडेंस में लिया कि भैया मैं एक्टर नहीं बनना चाहता हूँ, मैंने ऐसे जो एग्ज़ाम पास कर लिया, आप जाइए और आप मेरी मदद कीजिए। और हफ्ते 10 दिन के बाद जब आप फ़ोन किया करोगे वहाँ से, तभी टेलीफोन भी बहुत लिमिटेड थे, कॉल आपको एक्सचेंज के थ्रू बुक करनी पड़ती थी, और फिर कहीं जाके मिलती थी, बीच में कट भी हो जाती थी, आवाज़ भी बराबर नहीं आती थी, बहुत पंगे थे। खैर कुछ इन्होंने आपस में कोई सलाह कर ली कि अपने घर वालों से फ़ोन करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे ताकि उनको ये शक ना हो कि मैं लंदन नहीं गया, मैं दिल्ली में ही हूँ। तो आप देखिए इतना बड़ा रिस्क राकेश मारिया ने लिया, घर वालों से झगड़ा भी नहीं किया और अपनी काम पे अड़ा भी रहा। तो मेन एग्ज़ाम हुए, सनी देओल लंदन चला गया, उसने जाके पढ़ाई शुरू कर दी, और राकेश मारिया मैनेज टू डॉज हिज पेरेंट्स कि मैं लंदन में हूँ, वो अपने आप में एक और कहानी है। शायद इसीलिए वो इतना बड़ा प्लानर बन गया, कैसे ऑपरेशन प्लान करने, कैसे सब चीज़ को देखना, वो दूरंदेशी जो इन्वेस्टिगेशन में होती है, वो सब शायद बचपन में ही उसके पास थी। तो दिल्ली रुक गया, सनी देओल लंदन चला गया, और इस आदमी ने कुछ महीने बताए, मेन एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद फिर दिल्ली में बैठा रहा और अपने रिश्तेदारों को रिक्वेस्ट किया कि बॉम्बे वालों घर में कुछ बताना नहीं। खैर मेन एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया। तब तक सनी देओल का वो सेमेस्टर पूरा हो गया था एक्शन का, उसको वापस आना था। अब ये भाई साहब को भी बताना पड़ना था घर पे। तो खैर मेन एग्जामिनेशन क्लियर हो गया तो राकेश को हौसला था कि अब घर वालों को मना सकता हूँ। तो सनी देओल वापस आया तो राकेश मारिया भी वापस बॉम्बे वाले घर में पहुँच गया, और माँ बाप को बता दिया कि मैं लंदन नहीं गया, मैंने IAS सेंट्रल सर्विसेज का UPS का एग्ज़ाम पास कर लिया है, अब खाली इंटरव्यू बची है जो मैं क्लियर कर लूँगा, क्योंकि रिटर्न में मेरे इतने नंबर हैं, अब मुझे कोई IPS बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब जब घर वालों ने भी देखा कि इस आदमी का इरादा इतना बुलंद है कि इसने अपनी मर्जी का कैरियर, कितना काम चुनने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, तो उनको भी अच्छा लगा। और साथ में सनी देओल, धर्मेंद्र और जो इनके डैडी के जो दोस्त थे, उन्होंने भी सजाया बजाया होगा। तो खैर घर में अमन शांति से फैसला हो गया, कोई बात नहीं, जाने दो। और उसके बाद जब इंटरव्यू हुई तो फाइनली 80 के एंड में राकेश मारिया ने सेंट्रल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। जैसे कि उसने अपने चॉइस जो IPS लिखी थी उसको IPS कार्डर मिल गया, और आफ्टर ट्रेनिंग और जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उनके बाद 1981 बैच में राकेश मारिया महाराष्ट्र कार्डर में IPS बन के आ गए। पहले छोटे ज़िलों में काम करने के बाद 1986 में बॉम्बे में पोस्टिंग होती है DCP Zone 4। वहाँ पे हमारी पहली मुलाकात होती है, जहाँ मैं उस इलाके में रहता था, और उनके पहले जो वहाँ अंडरवर्ल्ड डॉन वरदा राजन की हुकूमत चलती थी, वो कुछ आखिरी दौर में थी। YC पवार और जूलियो रोबेरो, और साथ में हमारा भी बहुत बड़ा रोल था प्रेस का, जिनमें मैंने बहुत बड़ा रोल निभाया। आपने वो सारे प्रोग्राम देखे हैं, कैसे वर्दा के साथ, के गैंग के साथ पंगे हुए, खैर वो डिफरेंट कहानी। तो उसके चलते हुए राकेश मारिया, और दूसरा फैक्टर बीइंग पंजाबी, तो हम पंजाबी थे, पंजाबी बोलते थे, एक ही भाषा थी हमारी, तो थोड़ा और रिश्ते अच्छे हो गए, और काफ़ी काम भी किया मिलके। ही वॉज वेरी न्यू टू द एरिया, मैं वहाँ पे कई सालों से रहता था, काफ़ी होल्ड था, लिंक थे,
और इनके पहले के जो डीसीपी थे उनके साथ बहुत अच्छी बनती थी, पूरे पुलिस वाले जानते थे। तो एनीवे हमारी एक वर्किंग रिलेशनशिप के साथ साथ एक पर्सनल लेवल पे भी ट्यूनिंग बनती गई। घर पे फ़ोन करना, इनकी मदर से बात करना, वो भी मुझे राकेश की तरह एक अपना बेटा ही समझती थी, मुझे बेटा कह के बात करती थी। इनकी पत्नी प्रीति से भी बात होनी, इनकी बहन थी पूनम, उनसे बातचीत हो जाती थी। वो घर में लैंडलाइन कोई भी उठा लेता था तो बात राकेश से करनी होती थी, तो सबके साथ बात हो जाती थी इसी बहाने से। खैर, तो इस तरीके से राकेश मारिया एक्टर बनने की बजाय आईपीएस बन गया। और इस बात को शायद मुंबई का अंडरवर्ल्ड बहुत बुरी तरह से देखता होगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि राकेश मारिया एक्टर क्यों नहीं बना। ये बहुत बड़ा सवाल बहुत से लोगों के मन में है, आज भी जो लोग करीब से जानते। इसलिए जब राकेश मारिया को हमने देखा शुरुआती कैरियर में कि बांद्रा एरिया के और साथ साथ एरिया के जितने जाने पहचाने लोग थे, भले वहाँ का एमएलए बाबा सिद्दीकी हो या वहाँ के दूसरे एक्टर कलाकार हों या बिजनेसमैन होटलियर, जितने भी हम बात करते थे सब राकेश को जानते थे। ही वॉज फेमस एज बांद्रा बॉय। तो सारी उम्र वहीं पे रहे थे एंड ही न्यू बॉम्बे सिटी बाय द बैक ऑफ हिज हैंड। तो वो एक फैसिलिटी थी जिसने राकेश मारिया को और कामयाब बनाया। और दूसरी बात कि अनकम्प्रोमाइज नेचर, कानून को लेके कभी उस शख्स ने कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कई बार अपनी पोस्ट से हटना भी पड़ा, कई बार पॉलिटिशियन नाराज़ भी हुए, कई बार लोग भी नाराज़ हुए, एलिगेशन भी लगी, बट स्टूड बाय हिज कन्विक्शन। मेरे साथ भी एक दो बार झगड़े हुए, लेकिन ऐसे नहीं हुए कि हमारी बातचीत बंद हुई हो। बहस हो जाती थी किसी इश्यू को लेके, बट ही हैज़ बीन वेरी ऑनेस्ट। संजय दत्त के पास गन है, वो स्टोरी मैंने जब छापी थी संजय हैज़ एन AK-56, तो तभी तक राकेश को इस बात का एहसास नहीं था कि हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे से बाहर जा सकती। और इस बात की खबर सिर्फ 3-4 लोगों की थी। MN सिंह जो जॉइंट CP थे क्राइम के, राकेश मारिया, और शायद एक आध आदमी और होगा। इनको ऐसा लगा था, हालांकि मुझे तो मालूम है कि ये खबर कुछ और लोगों के पास थी, जिनमें से एक ने ये खबर मुझे दी थी। तो खैर, लेकिन मेरे साथ कभी MN सिंह ने या राकेश मारिया ने कभी गिला नहीं किया कि आपने वो खबर क्यों छापी। लेकिन अब कुछ साल पहले जब राकेश मारिया ने अपनी पहली किताब लिखी लेट मी से इट नाउ, उसमें उन्होंने पूरा एक पेज मेरी उस स्टोरी को उसके ऊपर लिखा है, पूरा डिवोट किया है। उन्होंने मेरा नाम लेके लिखा कि मैं और MN सिंह सुबह सुबह पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह समरा के पास जा रहे थे और उनको ये बताने के लिए कि संजय दत्त की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। और जब सुबह उठ के हमने उसी टाइम पे अखबार देखा सुबह का, तो डेली अखबार में बलजीत परमार की खबर छपी हुई थी, संजय हैज़ एन AK-56। बोला मैं और MN सिंह जॉइंट CP बहुत हैरान हुए कि हम दोनों के ने तो कभी बलजीत को बताया नहीं, तो ये खबर बाहर गई तो कैसे गई। खैर एनीवे, वो किताब में उन्होंने पूरा मेरे उस किस्से का जिक्र किया। बहुत सी अंदर की बातें भी हुई और बड़ी डेयरिंग किस्म की पुलिसिंग की है उस शख्स ने, उसको दाद देते हैं। अच्छे ऑफिसर इसी किस्म के बहुत महाराष्ट्र में हैं और भी हैं, पहले भी थे। अमरजीत सिंह सामरा, डॉक्टर पसरीचा, और उसके पहले भी बहुत SM शंगारी, OP बाली, मीरा बोरवनकर, कितने सबसे पहले IG हुआ करते थे सुरेंद्र सिंह साहनी, बहुत बढ़िया आदमी थे, सबसे सीनियर मोस्ट पंजाबी जो मुंबई में थे। जब मैं रिपोर्टर भी नहीं था तब से उनको जानता था। उनकी पत्नी MD महर्षि दयानंद कॉलेज में पढ़ाती थी, वहीं पे मेरे दोस्त प्रीतम बेली पढ़ाया करते थे।
उनके फंक्शन में अक्सर मुलाकात हुआ करती थी। खैर, तो ये पंजाबी ऑफिसर का एक दबदबा महाराष्ट्र में पुलिस में जो रहा है वो राकेश मारिया जैसे अपराइट, ऑनेस्ट, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफिसर्स के चल के हुआ है। और अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करने में जो राकेश मारिया का रोल है वो आप सब जानते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं। मेरा मतलब सिर्फ आपको उस आदमी की एक्टिंग के हीरो बनते बनते कैसे वो आदमी सुपर कॉप बन गया वो कहानी सुनाने की थी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।